चलिए, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, जैसे कि पहले मैं बता दे रहा हूं, हमने आपको बताया गुप्त काल में क्या क्या बता दिया था। जब आप गुप्त काल में देखिएगा, गुप्त काल में मैंने क्या बता दिया आपको, अगर याद होगा तो मैंने राजनीतिक बता दिया, आर्थिक, सामाजिक, और मैंने कहा कि जब हम सांस्कृतिक बताएंगे यानी धर्म और साहित्य बताएंगे। चलिएगा सारे बच्चे, कुंदन कुमार, सिल्की सोनी, तो मैंने गुप्त काल का क्या क्या बता दिया था, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। और मैं अभी बताने वाला हूं गुप्तोत्तर काल का राजनीतिक स्थिति और बाकी चीज, फिर मैं सबका धर्म और वो लेके बता दूंगा। चलिए, सबसे पहले देखिएगा गुप्तोत्तर काल यानी गुप्तों के पतन के बाद का काल। इसमें 4-5 डायनेस्टी है। बिहार वाले जो बिहार दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश दे रहे हैं और आईएस दे रहे हैं। यहां से 2021 में भी सवाल आए थे, अगर याद होगा तो। रवि कुमार, गुड इवनिंग। आयुषी पांडे, मैंने कल बताया था धर्म और साहित्य एक साथ बता देंगे गुप्तोत्तर बताने के बाद। यहां पे सवाल आते हैं, 2020 में भी, 21 में भी सवाल आए थे, शायद 22 में भी आए थे। तो इसमें सबसे मेन जो है, एक है बल्लवी, है ना, बल्लवी का मैत्रेय। ये मैत्रेय क्या है, इस साम्राज्य का नाम है। हाँ, ध्यान देना बेटा, मैत्रेय यानी आप ऐसे भी कह सकते हो मैत्रेय वंश। सवाल 2 ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़िएगा। यहां पे 2 सवाल आएंगे। एक तो आएंगे बल्लवी कहां पे था। देखिए बेटा सारे बच्चे, गुप्तोत्तर काल या जहां घौच पौच हो ज्यादा, वहां ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। मेन मेन चीज पढ़ो, छोड़ दो। अब यहां से बल्लवी कहां पे है, गुजरात में। तो बता दे, गुप्तों के पतन के बाद एक मैत्रेय है। कौन है, मैत्रेय वंश। ये कहां पे, गुजरात में था। यहां से पहला सवाल पूछेगा क्या, संस्थापक। ये भी याद कर लो, संस्थापक का नाम क्या है, भट्टार्क। भट्टार्क, ठीक है, पहला सवाल पूछेगा। दूसरा सवाल पूछेगा, यहां का जो शासक है, 2 महत्वपूर्ण शासक हुए, एक ध्रुवसेन फर्स्ट और एक ध्रुवसेन सेकेंड। हमें फर्स्ट से मतलब नहीं है, फर्स्ट से सवाल नहीं आएगा। सवाल आएगा ये, क्या पूछेगा बता रहे हैं, हर्ष का समकालीन, हर्षवर्धन के समकालीन था और प्लस उसका दामाद था। दामाद होता है कि दामाद होता है, जो भी है दामाद, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। तो यहां मैं जब बोलूं इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, पहला इंपॉर्टेंट क्या करना है, बल्लवी में कौन साम्राज्य है। देखो बेटा, इसके पहले जो पढ़े हो बहुत सारा चीज पता था। ये ऐसा चीज है, नया है, ना कोई पढ़ता है ज्यादा, ना कोई पढ़ाता है, सवाल आता है। जो कितना अच्छा है, ना पढ़ता है ना पढ़ाता है, लेकिन सवाल यहां से आएगा। तो एक इसको कर लो इंपॉर्टेंट। संस्थापक कौन है, भट्टार्क और ध्रुवसेन द्वितीय, हर्ष का समकालीन और दामाद। चलिए, अब आगे आते हैं। लिख लिए होंगे मुझे उम्मीद है। अब आते हैं, एक विश्वविद्यालय है बल्लवी में, बल्लवी विश्वविद्यालय। बल्लवी विश्वविद्यालय यह बल्लवी में है। ये कहां है, बल्लवी में। और माना जाता है
इससे दो सवाल आएंगे। इस विश्वविद्यालय के बच्चे सबसे अधिक प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए जाते थे, यही पूछेगा। लिख लीजिएगा, इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी प्रशासनिक पदों पर सर्वाधिक नियुक्त होते थे। पहला पॉइंट। दूसरा पूछेगा, चीनी यात्री आया इत सिंह, नाम सुने होंगे, इत सिंह 671 है ना, ने विश्वविद्यालय की प्रशंसा की। लिख लीजिएगा, ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। हालांकि यहां आचार्य है, दो आचार्य का उल्लेख है, दो आचार्य महत्वपूर्ण थे यहां के, लेकिन उम्मीद कम है। स्थिरमति गुणभूति, गुणभूति स्थिरमति, गुण गण कर लीजिए, है ना, गणमत गणभूति, स्थिरमति और गणभूति लिख लीजिएगा। चलिए, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। अब आगे देखते हैं। अब है, एक है साम्राज्य मालवा का यशोवर्मन। मालवा मध्य भारत, इससे दो चीज याद रखिएगा। पहला, गुप्तों को हुनों के बाद सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाला ये कौन है? ये है मालवा का यशोवर्मन। बल्कि में हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैसे प्रशासन का, गणित का, चिकित्सा का, सबका शिक्षा है ना, इस्लाम कहां से होगा? यशोवर्मन का क्या है? मंदसौर अभिलेख। लिख लो बेटा। यह ध्यान देना, इसमें क्या है?
यशोवर्मन की के उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। कहा गया कि उत्तर भारत का एक चक्रवर्ती राजा था, हमें मतलब नहीं है, बस उल्लेख किया गया, बड़ा शासक था। इत सिंह कहा गया, इत सिंह जो है जब आया तो इत सिंह चला था कि हर्ष जिंदा है, हर्ष के दरबार में, लेकिन जब आया तो हर्ष मर चुका था। तो 671 में कौन होगा? 647 में हर्ष मर चुका था। जैसे मालवा का उत्तर गुप्त है, अभी बताएंगे, आप देखिएगा। मालवा का उत्तर गुप्त शासक जो था, है ना। अब आइए, ये महत्वपूर्ण है, लिखिए, मगध एवं मालवा का उत्तर गुप्त, ये आईएएस में आ चुका है, जो मैं बता रहा हूं आपको। केवल मैं जो लिखूं, सवाल बन जाएगा। संस्थापक कृष्णगुप्त, नहीं पूछेगा, बहुत कम, लिख लो केवल। बिहार में भी आया था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका दो महत्वपूर्ण शासक, देवगुप्त और दूसरा है आदित्य सेन। लिख लीजिएगा, पूछता है। चलिए, मैं देख रहा था क्या पूछे हैं आप। अब आइए, देवगुप्त से क्या पूछेगा, फिक्स है, क्या पूछना है, सुनिएगा ध्यान से। देवगुप्त ने, मालवा का शासक है, मगध एवं मालवा ने बंगाल के गौड़ शासक शशांक के साथ मिलकर क्या किया? हर्ष के बहनोई ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। दूसरा, बाद में क्या किया? हर्ष के भाई राजवर्मन की भी हत्या, लिख लीजिएगा, राजवर्मन की भी हत्या कर दी। एक और लिखना है तो लिख लीजिएगा, हर्ष का समकालीन, हर्ष का समकालीन कौन? मालवा का शासक है देवगुप्त, ऐसे करके आता है। मैं तीनों इंपॉर्टेंट ही मैं लिखवाऊंगा, फालतू नहीं लिखवाऊंगा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बस।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब देखते हैं किसको, आदित्य सेन। इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, फिक्स है। पहला क्या बनेगा देखिएगा, 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया, 3 अश्वमेध। दूसरा, वैष्णव धर्म का अनुयायी। तीसरा, चीनी दूत या राजदूत वांग हुएन तसे का 2 बार इसके दरबार में दौरा या आगमन। वांग हुएन तसे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ ना याद रखिएगा तो ये जरूर याद रखिएगा, क्या नाम है, वांग हुएन तसे, किसी के दरबार में है। चलिए आइए, हो अब आइए मौखरी वंश। मौखरी वंश ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार और उत्तर प्रदेश से पूछता है। स्थान क्या था, क्षेत्र, इसको कहते हैं कन्नौज के आसपास का क्षेत्र था, कन्नौज का मौखरी वंश। संस्थापक नहीं पूछता है जनरली, हरि वर्मा 510, नहीं याद रखिएगा तब भी काम चलेगा। महत्वपूर्ण शासक क्या नाम था, यार ऐसे ही लिखो, ग्रह वर्मा। सवाल क्या आएगा, वर्धन साम्राज्य के साथ वैवाहिक संबंध हर्ष का बहनोई, बहन का पति बहनोई होता है, कहीं भूल ना जाए, रिश्ते भूल जाते हैं, मैं जल्दी सब रीजनिंग ज्यादा नहीं पता। इसकी हत्या किसने किया,
मालवा, मगध एवं मालवा का शासक देवगुप्त ने गौड़ शासक अंक के साथ मिलकर इसकी हत्या की। हत्या कर दी। एक और क्वेश्चन बनेगा, बाद में हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज कर लिया। बहन शासन करने लगी, लेकिन बहन की जब मृत्यु हो गई तो उसने अपनी राजधानी बदल गया। अच्छा, ये मौखरी वंश किसके उपासक थे? शैव का उपासक होते थे, शिव जी का, याद रखना। लम आएगा एग्जाम में, एकदम डायरेक्ट आएगा, आप एकदम टेंशन ना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बंगाल का, देख रहे हैं एक एक है। अगर हमें एक एक पढ़ने के बाद सवाल आ जाता है तो कौन सा बुराई है, और एक सेटिस्फेक्शन ही मिलता है कि मेन मेन चीज हमने पढ़ लिया। बंगाल का है गौड़ शासक, ये भी क्या है? शैव का उपासक। सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है? शशांक, है कि नहीं? ये क्या बता रहा है? भाषा क्या थी, किसकी भाषा? मौखरी। उस समय क्या रहेगा? संस्कृत वगैरह का प्रचलन था, थोड़ा बहुत रहेगा तो भाई पाली साहित्य का भाषा पाली रहेगा, लेकिन ये तो शैव का भक्त है, संस्कृत है, संस्कृत का ज्यादातर प्रचलन था। याद रखिएगा, आम आदमी तो कैसे बात करेंगे प्राकृत में, ऐसे संस्कृत। शशांक, अब ये मजेदार देखिएगा, हर्ष का समकालीन था। समकालीन, ये भी पूछेगा आपसे। आर्य मंजू, आर्य मंजू श्री मूल कल्प में क्या कहा गया? बौद्ध ग्रंथ है ये बौद्ध ग्रंथ है। शशांक को क्या कहा गया?
बौद्ध विरोधी बताया गया। ठीक है, एक और लिखिएगा, हेनसांग कौन है? पढ़ेंगे, चीन यात्री। इसने क्या कहा कि शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंक दिया, गंगा में फेंकवा दिया। वाह रे वाह! कौन कहता है? हेनसांग कहता है कि बोधि वृक्ष काट दिया और गंगा में फेंकवा दिया। कह रहा है कि हेनसांग चीनी यात्री था, कहा कि शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा कर जहां ज्ञान प्राप्त हुआ था बुद्ध को, गंगा में बोला फेंक दो इसको। आगे देखते हैं, एक नोट करके लिख लीजिएगा। कहते हैं कि शशांक एवं हर्ष के बीच जो भी संबंध रहा हो, संबंधों का उल्लेख न तो हेनस्वांग करता है और न ही हर्षचरित बाणभट्ट की कृति है, यानी रचना हर्षचरित में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। अरे यार ये बताओ, जैन तो था नहीं, जब बौद्ध मारेगा तो ब्राह्मण ही तो होगा, शैव। अरे भैया ये देखो, ये क्या लिखवाया है? शैव धर्म का है, तो शैव ब्राह्मण ही तो है। हरिंद्र, ए हरिंद्र, हरि और इंद्र, शैव धर्म का है ये गौर वाला, तो क्या होगा? ब्राह्मण ही तो होगा। समझाई बात है? लिखिएगा, बाहुबलियों, बाहुबली लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, अब आते हैं, पढ़ते हैं। बहुत देर से इंतजार था। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, ठीक है।
दम गिने चुने क्वेश्चन आएंगे। संस्थापक कौन है? प्रभाकर वर्धन। और इसका पुत्र बनता है राजा राजवर्धन। और इसका भाई है हर्षवर्धन। बहन है राजश्री। राजश्री लिख लीजिएगा। मतलब एक वंश है, पंजाब हरियाणा का जो जगह है वहां थानेश्वर, थानेश्वर का नाम सुना होगा। थानेश्वर हरियाणा के अंबाला में है ना। थानेश्वर कहाँ है? इनकी राजधानी कहाँ है? अंबाला। अब एक कहानी सुनिएगा, बहुत मजेदार कहानी है। मुझे पता है आप पढ़ोगे नहीं, इसलिए मैंने पढ़ा दिया, है ना। आपके बारे में मुझे पता है। कहानी सुनो। अब शासक कौन है? यहां है राजवर्धन, बाप के बाद आता है राजवर्धन। क्या है? शासक। तो होता क्या है, दो चीज होता है कि ये जो है देवगुप्त प्लस शशांक, इन दोनों ने क्या करता है, धोखे से ग्रह वर्मा या ग्रह बर्मन, बर्मन ही लिख लीजिए, ग्रह बर्मन की क्या कर दिया, या वर्मा की हत्या। अब ये राजवर्धन क्या करता है, बदला लेने जाता है, परंतु राजवर्धन की भी हत्या। इतना लिखिए पहले, यार बड़ा षड्यंत्र चल रहा है यार। दरअसल क्या हुआ सुनिएगा। अब जब ये धोखे से ग्रह वर्मा की हत्या कर लिया, प्लस यहां लिख लो ऐसे, राजश्री को एक और जोड़ दो, कैद कर लिया। यार अच्छी बात तो नहीं है, ये दुष्ट है सब। अब भाई यार रह नहीं पाएगा, बहनोई की हत्या कर दिया, भाई गया बदला लेने के लिए। कहा जाता है कि राजवर्धन ने क्या किया था, देवगुप्त को पराजित भी कर दिया था। क्या है? पराजित कर दिया था, लेकिन शशांक ने हत्या कर दिया। वो गलत बात, गलत बात। और नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, कैद से मुक्त और विंध्य के जंगलों में ये क्या करती है, सती होने जाती है या भाग जा रही है, बावली है,
भाई किसी का पति दुनिया में नहीं रहेगा, बावली हो गई और भाग रही है, चली गई। लिख लीजिएगा इतना। अब हुआ क्या, अब यहां हर्ष है, हर्ष को सूचना मिलती है, हर्ष को सूचना मिलती है। किससे? चचेरे भाई भांडी से। चचेरा भाई है भांडी, वो बताता है कि भैया यह भाई राजश्री विंध्य के पर्वतों की ओर भागी है, सती होने जा रही है, जाओ चलो बहन को बचाया जाए। लेकिन बचाएगा कैसे, उसको पता ही नहीं है किधर गई है, अकेली सुसाइड कर लेगी तो क्या कहते हैं, फिर बौद्ध भिक्षु दिवाकर गुप्त की सहायता से राजश्री को बचाता है। वाह रे वाह, भाई हो तो ऐसा हर्ष जैसा, भाई हो तो हर्ष जैसा। चलिए अब हर्ष बन जाता है शासक, बहुत कम उम्र है हर्ष का। हर्ष क्या बन गया, अब आ गया हर्षवर्धन। छह सौ 6 से 647 तक सीई तक। इसकी राजधानी कहां होती है, थानेश्वर। बाद में कन्नौज परिवर्तित करता है। यार एक बात बताओ, मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं अक्सर बच्चों को कि देखो सफलता और असफलता किसी व्यक्ति के महानता का पैमाना नहीं होता कि आप तैयारी कर रहे हो, आप आईएएस बन गए तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, जो आईएएस नहीं बना वो बेकार है स्टूडेंट थे। ठीक है, पढ़ते हैं, पास होते हैं, कुछ कमियां रह जाती तो पास नहीं होते। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप के सामने जो चुनौती है उसका सामना कैसे करते हो। हर्ष अभी बहुत ज्यादा अनुभव भी नहीं है शासन का, उम्र भी नहीं है, और समस्याएं देखो कितनी समस्याएं। एक तरफ बहन को सती होने से बचाना, दूसरी तरफ अपने शत्रुओं से बदला लेना या शत्रुओं से बदला लेना, दमन करना। तीसरा राज्य को सुरक्षित रखना। आसान है? ये बहुत सारे, मैं बस संक्षेप में बता रहा हूं कि कितनी समस्याएं हैं इसके पास।
लेकिन एक एक समस्याओं का निवारण करता है। सबसे पहले अपनी बहन को बचाता है। अब बोलता है बहन परेशान मत हो, तुम शासन करो वहां से। तो बोलता है भैया कैसे होगा? तो बोला कोई बात नहीं, मैं अपनी राजधानी चेंज करता हूं और मैं थानेश्वर के स्थान पर मैं शासन करता हूं। कन्नौज से प्रशासन इसकी बहन भी देखती है और भाई बहन मिलकर हो। तो ये फिर ये दमन कर लेता है किसका? शशांक का। वो मारता है। लिख लीजिएगा पहले, ये शशांक वगैरह से बदला लेता है। अब देखिए राजनीतिक उपलब्धि क्या है? पहला, शशांक से बदला। दूसरा, राजधानी परिवर्तन करता है। थानेश्वर से कन्नौज। एक युद्ध होता है बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध। हालांकि हर्ष पराजित होता है। यह हर्ष गलती कर बैठता है और ये पता चलता है किससे? एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख से पता चलता है। नहीं, वास्तव में ये अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, हर्ष है। अभी आप देखोगे, पता है पहला शासक था जो नर्मदा के तट पर जाता है और पराजित करने का प्रयास करता है। अगर ये जीत जाता, यही तो होता है, मतलब पहला शासक होता है समुद्रगुप्त के बाद जो विंध्य को पार कर कर दक्षिण भारत जाना चाहता है। सफल हो जाता तो आप कहते हैं कि सफल हो गया, लेकिन कई बार हम जब प्रयास करते हैं तो कई बार ये भी होता है कि हमें असफलता मिलती है। एक और पॉइंट है, ये कर लेना इंपॉर्टेंट। एहोल अभिलेख है, रवि कृति का एहोल अभिलेख। रवि कृति का एहोल अभिलेख पूछता है आपसे। एक और देखिएगा, कश्मीर को छोड़कर लगभग समस्त उत्तर भारत उसके साम्राज्य के अंतर्गत बल्लवी का मैत्रेय था ना इसके समय। बल्लवी का मैत्रेय है। इसके शासक क्या था?
शासक ध्रुव सेन सेकेंड के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। वाह रे वाह, बड़ा खतरनाक आदमी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक है सांस्कृतिक उपलब्धि। संस्कृति में साहित्य और धर्म भी होता है। अब इसके दरबार ये हर्ष द्वारा लिखित पुस्तक, 3 पुस्तक लिखा है इसने। प्रियदर्शिका, रत्नावली, अलग से बताएंगे, नागानंद। इसने संरक्षण भी दिया, हर्ष को दिया, सॉरी बाणभट्ट को दिया, जिसने 2 किताब लिखा, हर्षचरित और कादंबरी। दूसरा है मयूर, जिसने लिखा सूर्य शतक या मयूर शतक। लिख लेना बेटा। कहते मयूर ने कुष्ठ रोग ठीक करने हेतु सूर्य उपासना में के लिए इस पुस्तक की रचना की। पुस्तक की रचना की। तीसरा है हरिदत्त। चौथा है जयसेन। हरिदत्त, जयसेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो ये पूछेगा आपसे, दूसरा पूछेगा आपसे कन्नौज की सभा, और एक पूछेगा प्रयाग का
महामोक्ष परिषद। ये पहले समझ लीजिए, तो मैं लिख देता हूं। देखो, शासक होना एक अलग चीज है। हर्ष ने क्या किया, धर्म का प्रचार भी करता था। पहले शैव धर्म का समर्थक था, बाद में बौद्ध धर्म का। समय समय विद्वानों को बुलाकर शास्त्रार्थ वगैरह भी किया करता था। तो यहां पे क्या हुआ, कन्नौज में एक सभा बुलाया। उस सभा में हर्ष हेनसांग भी आया था। हेनसांग चीनी यात्री था, चीन से आया था। तो बाद में जो है हर्षवर्धन बन गया बौद्ध। लेकिन उस समय क्या हो रहा था, सामंतवाद का विकास हो गया था, छोटे छोटे सामंत थे। दूसरी बात, बौद्ध धर्म का पतन भी हो रहा था एक प्रकार से। और मुझे लग रहा है कि बंगाल में इसके बाद एक आया, मतलब पाल वंश वगैरह आया। तो हाँ सर क्या कह रहा है, चलिए। तो पाल वंश ने बौद्धों का संरक्षण दिया। लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूं, बौद्ध धर्म का डिक्लाइन हो रहा है। अंतिम शासक, बड़ा शासक हर्षवर्धन था, जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, प्रोत्साहन दिया। अब कई बार मारने का प्रयास किया, किसको, हेनसांग को मारने का प्रयास किया गया, जो चीनी यात्री आया था। अब यार ये बताओ, चीनी यात्री आया है तो मारने का जब प्रयास करोगे तो शासक का कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा में कमी आएगी। तो इसने बोला कि अगर कोई ब्राह्मण हेनसांग को अगर हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा तो देश से निकाल देंगे, अपने साम्राज्य से निकाल देंगे। कुछ ब्राह्मणों ने षड्यंत्र किया, कहते हैं कि 500 ब्राह्मणों को इसने निकाल दिया साम्राज्य से। दूसरा, ये दान दिया करता था, प्रत्येक 5 वर्ष पर एक आयोजन करता था धर्मार्थ प्रयाग में। तो ऐसा ही आयोजन किया था, 6ठे आयोजन हुआ था, जिसमें भाग लिया 635 में। और इसमें भाग लिया था कौन, हेनसांग ने। हेनसांग कहता है कि बड़े पैमाने पर इसने दान दिया, इतना दान दिया कि अपने वस्त्र तक परित्याग कर दिया, मतलब कीमती वस्त्र जो है ये। तो ये दो आप बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पहले आप कन्नौज में लिखिएगा, कन्नौज की सभा में 2-3 पॉइंट लिखिएगा, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट लिखिएगा हर्ष, लिखिएगा हर्ष निश्चित अंतराल पर, हर्ष एक निश्चित अंतराल पर धर्म प्रचार हेतु सभाओं का आयोजन किया करता था। धर्म प्रचार हेतु सभाओं का आयोजन किया करता था। इसी क्रम में कन्नौज में एक सभा का आयोजन किया गया। कन्नौज में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कन्नौज में भी एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें चीनी यात्री हेनसांग ने भी भाग लिया। चीनी यात्री हेनसांग ने भी भाग लिया। हेनसांग ने भी भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट।
इस सभा में हिंसांग ने इस सभा में हिंसांग ने महायान धर्म पर प्रवचन दिया। महायान धर्म या महायान संप्रदाय पर प्रवचन दिया। एक और पॉइंट, ऐसा माना जाता है कि, ऐसा नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, ऐसा माना जाता है कि कन्नौज की सभा में ऐसा माना जाता है कि इस सभा के संचालन को लेकर विवाद हुआ। इस सभा के संचालन को लेकर विवाद हुआ और ब्राह्मणों ने इस दौरान अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया। ब्राह्मणों ने इस दौरान अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया। पूर्ण विराम। कालांतर में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया। पूर्ण विराम। उसी में लिखेगा कालांतर मतलब बाद में हर्ष ने 500 ब्राह्मणों को देश से निकाल दिया। कालांतर में हर्ष ने 500 ब्राह्मणों को देश से निकाल दिया। अब इसमें लिखेगा 3 पॉइंट। पहला पॉइंट, इसमें प्रयाग का महामोक्ष परिषद में लिखेगा हर्षवर्धन प्रत्येक पांचवें वर्ष दान करने के लिए एक सभा का आयोजन किया करता था। एक सभा का आयोजन किया करता था। जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। दूसरा पॉइंट, हाँ हर्ष शैव उपासक था। शुरू में हर्ष शैव था, बाद में बौद्ध हो गया। महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। 635 सीई में 635 सीई में 635 सीई में छठे यानी 6th महामोक्ष परिषद में छठवें महामोक्ष परिषद में हिंसांग भी भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा कहा जाता है कि
हर्ष ने इस महामोक्ष परिषद के दौरान बुद्ध कौमा सूर्य एवं शिव की उपासना की थी। बुद्ध, सूर्य एवं शिव की उपासना की थी। याद रखिएगा, कलहन की राज तरंगनी से पता चलता था कि पहले शैव था ये और बाद में क्या हो गया। ठीक है, चलिए, हिंसांग ने वर्णन किया था। जब देखिएगा हिंसांग का वर्णन है ना, हिंसांग का वर्णन ही पूछता है। तो पता है ये आया कब था? इसकी एक पुस्तक थी जो CU की, यात्रियों का राजकुमार कहा गया, इनकी पुस्तक थी। और इसने जो वर्णन किया बहुत सारे, मैं बता दूं इसके बारे में। इसने कहा, हर्ष के बारे में बताया कि हर्ष जो है पहले वो क्या नाम है, शीलादित्य शब्द का यूज किया हर्ष के लिए। और बताया कि जब हर्ष शासन कर रहा था तो उसी समय सिंध और एक जगह है मतिपुर, वहां का शासक शूद्र था। इसने इसका ये वर्णन किया हिंसांग ने, कि बताया कि जैसे मैं कन्नौज में भाग लिया, कन्नौज की सभा में। दूसरा इसने बताया कि मैं भाग लिया प्रयाग की महामोक्ष परिषद में। इसने बताया कि अभी नालंदा विश्वविद्यालय था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो आचार्य है वो शीलभद्र था, शीलभद्र। तो बहुत सारी चीजों के बारे में इसने बताया। ठीक है, तो ये आता है, तो इसको लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा, लेकिन मैं अलग से लिखवाऊंगा, इसको परेशान मत हो, अलग से साहित्य में आ जाएगा ये। चलिए, ये तो हो गया हर्ष। यहां पे सवाल बन जाएंगे आपके, है ना। चलिए, ये सवाल बन जाएंगे। जैसे जैसे चलिए, अब एक बात बताइए, ठीक है। अब ये तो है आपको क्या, ये सारा कि जैसे मैंने बता दिया गुप्तोत्तर काल खत्म हो गया। ठीक है, तो गुप्तोत्तर काल का दो चीज आप कर लो। एक तो हेडिंग लो, गुप्तोत्तर कालीन जो बताया ना आज, गुप्तोत्तर कालीन। एक तो आएगा सामाजिक, 5-6 पॉइंट है, और दूसरा आएगा आर्थिक। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक। तो इसमें कुछ पॉइंट है। देखो, गुप्त काल के बारे में अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो गुप्तोत्तर में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है गुप्त काल के लास्ट। फिर भी 4-5 पॉइंट में लिखता, हेडिंग ले लीजिए एकदम 5 पॉइंट। आईएएस में पूछेगा, आएगा तो वहीं से आएगा। ले लीजिए हेडिंग, गुप्तोत्तर कालीन, हाँ थोड़ा फैक्चुअल है, गुप्तोत्तर कालीन सामाजिक स्थिति। पहला पॉइंट लिखिएगा, और मुझे लग रहा है समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी मैं जिंदा हूं। पहला पॉइंट लिखिएगा,
प्रारंभ में, पहला पॉइंट गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक स्थिति में, प्रारंभ में भूमि अनुदान, प्रारंभ में भूमि अनुदान केवल ब्राह्मणों को, लिखना बेटा, प्रारंभ में भूमि अनुदान केवल ब्राह्मणों को धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाता था, धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाता था। परंतु गुप्तोत्तर काल के आते आते यह प्रशासनिक और सैनिक अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले दिया जाता था। उनकी सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता था। चलिए, नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट, हेनसांग के अनुसार सिंध एवं मतिपुर का शासक शूद्र था। सिंध एवं मतिपुर का शासक शूद्र था, जबकि कामरूप का शासक ब्राह्मण था। कामरूप असम में था, कामरूप का शासक ब्राह्मण था। चलिए, अब लिखेगा एक पॉइंट ऐसे ही सामाजिक में ही लिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्तोत्तर काल में इब्न खुर्दाद, आदमी का नाम है इब्न खुर्दाद ने दो प्रकार के क्षत्रियों का वर्णन किया है, या दो वर्गों के क्षत्रियों का। सबू कफू, बड़ा अच्छा नाम है, सबू कफूरिया, और दूसरा है कतरिया। पूछेगा ये क्या था? क्षत्रियों का वर्ग था, ऐसे ही पूछेगा केवल। सबू कफूरिया कतरिया। इसमें लिखेगा सबू कफूरिया में, आईएएस वाले बच्चे, पीसीएस में नहीं आएगा ये, आईएएस में आएगा, देगा सबू कफूरिया कतरिया प्राचीन भारत में किससे संबंधित थे, या प्रारंभिक भारत मध्यकाल में किससे संबंधित थे? क्षत्रिय वर्ग से संबंधित थे। इसमें लिखेगा सबू कफूरिया में, इसके अंतर्गत राजवंश कौमा सामंत वर्ग, राजवंश सामंत वर्ग
एवं योद्धा वर्ग शामिल किए जाते थे। सामंत वर्ग, योद्धा वर्ग, राजवंश के लोग या वर्ग के लोग शामिल किए जाते थे। कतरिया में लिखेगा साधारण क्षत्रिय, साधारण क्षत्रिय कतरिया में जो कृषि एवं व्यापार से संबंधित थे। एक पॉइंट लिखेगा आहार अभिलेख में, लिखेगा आहार अभिलेख में, अभिलेख का नाम है क्षत्रिय व्यापारी सहाक का उल्लेख मिलता है। सहाक क्या है? ऐसा क्षत्रिय व्यापारी, सहाक का, क्षत्रिय थे लेकिन व्यापार का काम करते थे, उसको कहा गया सहाक। क्षत्रिय व्यापारी सहाक का उल्लेख मिलता है। एक और लिखिएगा नेक्स्ट, सामाजिक स्थिति में गुप्तोत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल में व्यापार में गिरावट होने के कारण, व्यापार में गिरावट होने के कारण, व्यापार में गिरावट होने के कारण वैश्य वर्गों की स्थिति निम्न हो गई। वैश्य वर्गों की स्थिति या सॉरी वैश्य वर्ग की स्थिति निम्न हो गई। व्यापार में गिरावट के कारण वैश्य वर्ग की स्थिति निम्न हो गई और उनका स्थान शूद्रों के समान हो गया, शूद्रों के समान हो गया। नेक्स्ट, सामाजिक स्थिति में गुप्तोत्तर काल में शूद्रों की सामाजिक स्थिति में सुधार, शूद्रों की सामाजिक स्थिति में सुधार। देवल स्मृति क्या होता है? हिंदू धार्मिक कानूनी ग्रंथ देवल एवं पराशर स्मृति में, देवल एवं पराशर स्मृति में, स्मृति है में शूद्रों को सेवा के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, शिल्प, वाणिज्य यानी व्यापार, शिल्प आदि कार्य करना बताया है, आदि कार्य करना बताया गया है। जबकि ओसनम स्मृति में इसको भूल जाना, केवल मैं बता दे रहा हूं कि समझने के लिए, लेकिन याद रखना है बाद वाला। ओसनम स्मृति में शिल्प एवं व्यापार, शिल्प यानी उद्योग एवं व्यापार शूद्र की आजीविका के साधन थे, शूद्र की आजीविका के साधन थे।
ठीक है, एक और पॉइंट लिखेगा, अधिकांश शूद्रों ने कृषि कार्य को अपना व्यवसाय बना लिया। फिर से लिखेगा, वाणिज्य शिल्प आदि काम करना बताया गया है, वाणिज्य शिल्प आदि कार्य करना बताया गया है, जबकि ओसनम स्मृति में शिल्प और व्यापार शूद्रों की आजीविका, शिल्प एवं व्यापार शूद्रों की आजीविका के साधन बताया गया। फिर लिखेगा, अधिकांश शूद्रों ने, नेक्स्ट पॉइंट, कृषि का व्यवसाय अपना लिए थे, कृषि का व्यवसाय अपना लिए थे। एक और लिखेगा इसी में, कुटुंबी ऐसे कुटुंबी ये क्या थे, कृषक समुदाय थे, यानी ऐसे लिखेगा, शूद्र कुटुंबी क्या थे, शूद्र कृषक समुदाय, लिख लीजिएगा। एक और वर्ग है किनास, प्राचीन काल में क्या थे, पूछेगा वैश्य, परंतु 8वीं शताब्दी तक शूद्र हो गए, किनास। एक और है आर्थिक एक पृथक वर्ग के रूप में उल्लेख, एक पृथक वर्ग के रूप में उल्लेख है आर्थिक, लिखेगा मुख्य कार्य फसल कटाई करना, आर्थिक का मुख्य कार्य फसल कटाई करना। फसल कटाई करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, महिलाओं की स्थिति में पहले की तुलना में गिरावट, साथ ही
उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, ऐसे नेक्स्ट में, नेक्स्ट पॉइंट, साथ ही दास प्रथा एवं अस्पृश्य जातियों की संख्या में भी वृद्धि। दास प्रथा एवं अस्पृश्य जातियों की संख्या में भी वृद्धि। अब लिखिए आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। क्या लिखे हैं, हाँ बता दीजिए। चलिए अब लिखिएगा आर्थिक स्थिति। हाँ, मेन में नहीं पूछेगा भैया, नहीं पूछेगा। मेन पूछेगा कृषि। कृषि में केवल 2 पॉइंट पूछेगा, लिख लीजिए, केवल 2 पॉइंट पूछेगा। तो पूछेगा पहला, आदित्य सेन की स्त्री। कौन आदित्य सेन? बताए थे आदित्य सेन कौन था? मालवा देवगुप्त का वंश का था, मालवा का। आदित्य सेन की स्थिति, ये स्त्री कौंड देवी आदित्य सेन, देख लीजिएगा, मालवा। कौंड देवी ने सिंचाई के लिए तालाब खुदवाया। सिंचाई के लिए तालाब खुदवाया, पहला पॉइंट। दूसरा, कलहन की राजतरंगिणी में खोया नामक इंजीनियर का उल्लेख। खोया खाने वाला नहीं है, खोया नामक इंजीनियर का उल्लेख। चलिए अब ये लिखिएगा, ऐसे प्रमुख औद्योगिक केंद्र। हाँ, पूछता है बंगाल किसके लिए है? ले लीजिएगा, मलमल, पान, सुपारी। बंगाल में लिखेगा ऐसे, मलमल, पान। केवल रीडिंग मारना है, केवल रीडिंग। सुपारी। और एक और लिखिएगा, सन। सन समझते हैं ना, सन की डंडी होती है, लकड़ी भी। मालवा लिखेगा, गन्ना, नील। तीसरा, कलिंग, अच्छी किस्म का धान, अच्छी किस्म का धान।
गुजरात लिखेगा। चौथा गुजरात, गुजरात में लिखेगा डैश करके। सूती कपड़े, नील, चमड़े की बनी वस्तु, गुजरात में लिखेगा सूती वस्त्र, कॉमा नील, नील वहां ही मिलता है, और चमड़े की वस्तु। द्वारिका लिखेगा शंख और सीपी, शंख होता है ना प्लस सीपी, सीप होता है ना वो। इसके बाद लिखेगा दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। छठा नंबर लिखेगा मोती, बहुमूल्य पत्थर, चंदन, मसाले। मोती, बहुमूल्य पत्थर, चंदन, मसाले। अब लिखेगा बंदरगाह, ये तो हो गया औद्योगिक केंद्र। अब लिखेगा बंदरगाह, गुप्तोत्तर काल में वही है मैक्सिमम जो कौन था, गुप्त काल में था। फिर भी लिख लीजिए पूर्वी तट के बंदरगाह, पश्चिमी तट के बंदरगाह। बस ज्यादा नहीं पढ़ना, बस लिखेगा पूर्वी तट में लिखेगा ताम्रलिप्ति, सप्तग्राम, पुरी, कलिंग, सिकाकोस। ताम्रलिप्ति, सप्तग्राम, ये सब तो गुप्त काल में भी था। पुरी, कलिंग, सिकाकोस। पूछता है पश्चिमी तट देवल, थाना, खंभात, भड़ौच। देवल, थाना, खंभात, भड़ौच, और एक और है सोमनाथ। बस हो गया। ओहो, गुजरात में क्या बताए थे? गुजरात में नील है, चमड़े की बनी वस्तु, सूती वस्त्र। चलिए कल हम लोग एक दो चीज बचा हुआ है वो देखेंगे, है ना। कल मुझे लग रहा है कि भाई सांस्कृतिक पार्ट जो बचा हुआ था कल मैं बताया था, लेकिन मैं सोचा ये बता देता हूं, संस्कृति वाला पार्ट बचा हुआ है कल। सुनिएगा, एक बात याद रखिएगा, 26 जनवरी को मेरी क्लास होगी। आप प्लीज 26 जनवरी को दिल्ली में कोई क्लास नहीं होती, लेकिन मैं कर रहा हूं, ऑनलाइन की बात है, कोई दिक्कत तो नहीं, ऑनलाइन है। किसी को एतराज तो नहीं है 26 जनवरी का? भैया अच्छे से पढ़ लोगे? बोलिएगा। देखो क्वेश्चन एंशिएंट से आते हैं बेटा, यही 4 साल 5 साल पहले होते तो मैं इतना नहीं पढ़ाता, आता है तो मैं सोचा पढ़ा देता हूं। हमेशा काम देगा, चाहे एंशिएंट हो मेडाइवल हो, ठीक है। तो 26 जनवरी को क्लास लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं तो बोल दीजिए सर 26 जनवरी है, कम से कम सोने तो दीजिए। कल कल्चर वाला पार्ट देख लेंगे बेटा, है ना, क्योंकि एक दिन में ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सवाल आते हैं। कितना पढ़ोगे? कितना बता दिया? तब भी बहुत है, ठीक है ना। हाँ, तो 26 को क्लास होगी, कल भी है ना। मिलते हैं बेटा, ध्यान से रखना और अपने से पढ़ते रहो, ऐसे उलटते पुलटते रहो, रटना मत। 2 बार 3 बार पढ़ोगे। क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग 26 तारीख को, 26 को क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग 26 को, इसलिए परेशान मत होना।
क्या कहा? हाँ 26 को रात के दिन, वारे अनिल, दिन में 26 को 2 क्लास ले लेंगे, एक दिन में और एक रात में, दिन में और रात में। यह बहुत अच्छा बात बताया अनिल ने, दिन में भी और रात में भी, लो ठीक है। अरे पढ़ना ही आराम से पढ़ा देंगे कि याद हो जाए यहीं पे, दिन और रात दोनों में, ठीक है। चलिए